हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगी राण नहीं ठानूंगी, हार नहीं मानूंगी राण नहीं ठानूंगी, काल के कपाल पर लिखती मिटाती हूँ, मैं रोज नया गीत लिखती हूँ, मैं रोज नया गीत गाती हूँ। तो चलिए आज इन्हीं मोटिवेशन लाइन के साथ अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग कल का जो सेशन हमने किया था उसको रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था, आईएनएस सिंधु घोष है जिसको हम लोगों ने क्या कर दिया गया है, डिकमीशन कर दिया गया है 40 साल की ग्लोरियस सर्विस के बाद। नेक्स्ट क्या था, एक गोल्डन फ्लीट जो प्रोजेक्ट है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यूएस के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये क्या है, उनकी नेवी को पावरफुल बनाने के लिए। उसके तहत एक लार्ज लेवल का क्या वॉरशिप बना रहे हैं, उसका नाम इन्होंने क्या रखा है, बैटल शिप नाम रखा है। फिर अंजदीप है जिसको हम लोगों ने डिलीवर किया है, कहाँ, चेन्नई में। ये क्या है, एक हमारा एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है। फिर ओमान है जो कंट्री बन गया है जिसने क्या किया है, अपने जो नोट हम लोग अभी तक कागज के यूज कर रहे हैं वो उसने किससे बनाए हैं, पॉलीमर से बनाए हैं, और पॉलीमर क्या है, प्लास्टिक। फिर आईआईटी दिल्ली ने क्या किया है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट तैयार की है, एक प्रोजेक्ट इन्होंने तैयार किया है। चलिए आज की न्यूज देखते हैं। आज की न्यूज क्या है, गुड गवर्नेंस या सुशासन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुशासन। तो किसी भी राजनीतिक या फिर सामाजिक इकाई, कोई भी राजनीतिक या सामाजिक इकाई मतलब जो भी शासन कर रहे हैं, तो शासन कैसा होना चाहिए, शासन एकदम पारदर्शी होना चाहिए, कुशलता पूर्वक होना चाहिए, और क्या, जवाबदेही। पारदर्शी होना चाहिए, कुशलता पूर्वक होना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए शासन में, और भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। अगर इस तरह से शासन चल रहा है किसी भी देश का, तो क्या है, वहां पे जो आम लोग हैं उन तक वो सेवाएं पहुंच पा रही हैं, जो आम नागरिक हैं उनके पास क्या हो पा रहा है, जो आम नागरिक है उनको उनका अधिकार मिल पा रहा है, और जो योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा रही हैं वो गरीब तबके के लोगों तक भी पहुंच पा रही, मतलब सुशासन है, सारी चीजें व्यवस्थित रूप से चल रही हैं, कानून व्यवस्था भी अपनी व्यवस्थित रूप से चल रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुशासन कहते हैं, गुड गवर्नेंस। और गुड गवर्नेंस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, 25 दिसंबर। और हम लोग ने 25 दिसंबर ही क्यों लिया है, क्यों, क्योंकि इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की क्या है, बर्थ एनिवर्सरी है, तो उसको उनको सम्मान देने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं, 25 दिसंबर को सुशासन गुड गवर्नेंस डे हम लोग मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि जो लाल फीताशाही चली आ रही थी भारत में उसको खत्म करना चाहिए, और भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना होगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, विकसित हो पाएंगे। किसने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देखें अगर हम, तो क्या है, गुड गवर्नेंस डे कब मनाते हैं, 25 दिसंबर को मनाते हैं। इनका बर्थडे कब हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, सन 1924 में ग्वालियर में, ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में, वहां पे इनका बर्थ हुआ था। फिर ये क्या है, पोएट है, पोएट क्या थे, पॉलिटिशियन भी बने। भारत के प्रधानमंत्री ये 3 बार रहे हैं, 1996 में रहे हैं, तब ये 15 से 16 दिन के लिए रहे थे। उसके बाद फिर 1998 से 1999 तक रहे हैं, फिर उसके बाद एक फुल टाइम में के लिए रहे थे 1999 से 2004 तक के प्रॉपर क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं। तो अब जब ये प्रधानमंत्री रहे, अपने कार्यकाल में इन्होंने कुछ अचीवमेंट हासिल किए, वो अचीवमेंट हम देखते हैं। पहला क्या है, गोल्डन कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट इन्होंने चलाया है। ये क्या कहती थी, ये कहती थी कि अगर हमें अपने देश का विकास करना है तो हमें क्या है, पहले हमें सड़कों का निर्माण करना चाहिए, हम सड़कों को बनाए। तो इन्होंने क्या किया है, नेशनल हाईवे बनाया था, जो 4 बड़े महानगर थे उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया था, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों को उन्होंने नेशनल हाईवे के थ्रू क्या किया था, कनेक्ट किया था। फिर ये क्या लेके आए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म भी लेके आए थे। क्यों, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या लेके आए थे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसको उन्होंने उदारीकरण की व्यवस्था बनाया था, लिबरलाइज इंडियन इकोनॉमी किया था, जिससे क्या हुआ था, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बढ़ी थी। उससे पहले क्या था, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में काफी तरह के प्रतिबंध लगे हुए थे, बिल्कुल लगभग ना के बराबर थे।
लेकिन इन्होंने कहा कि अगर हमें डेवलपिंग कंट्री बननी है, हमें अगर ग्रोथ करनी है, तो हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स चाहिए। उन्होंने क्या किया था, इंडियन इकोनॉमी है उसका उदारीकरण इन्होंने शुरू किया था। किन्होंने? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। चाइना और इंडिया लगभग एक ही समय पे स्वतंत्र हुए थे, लेकिन चाइना आज हमसे कई ज्यादा आगे है, है हमसे। क्यों? क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी रही है वो स्टार्टिंग से ही कैसी रही है, लिबरलाइज रही है, जबकि हमारी ऐसी नहीं रही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को डर था कि फिर से कहीं अंग्रेजों की तरह कोई अदर कंट्री के लोग आके हमारे ऊपर शासन ना करें, तो इसलिए हमने उसको बंद रखा था। लेकिन एक समय के बाद फिर हमें वो खोलना पड़ा, तभी हम ग्रोथ कर पाए। नेक्स्ट क्या किया इनकी अचीवमेंट में? मोस्ट इंपॉर्टेंट थी ये, क्या थी? न्यूक्लियर टेस्ट उन्होंने कराया था 1998 में। कहाँ पे? पोखरण में। 1998 में पोखरण का राजस्थान में इन्होंने क्या कराया था? न्यूक्लियर टेस्ट था। ये दूसरे नंबर का था टेस्ट था। इसको क्या नाम दिया गया था? शक्ति। क्या नाम दिया गया था? शक्ति इसको नाम दिया गया था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो किस ईयर में हुआ था और उसको क्या नाम दिया गया था, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा था कि जो पावरफुल डेवलप कंट्री थे उन सबके पास तो पहले से ही उन्होंने न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन बना लिए थे। लेकिन फिर उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड का हवाला देते हुए ऐसा कहा कि ये बहुत ही खतरनाक वेपन है, तो अब कोई भी अदर कंट्री इन्हें नहीं बनाएगा, सारी कंट्री पे सेशन लगा दिया जाएगा अगर कोई बनाएगा तो हमने बहुत ही गुप्त तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे पोखरण में ये एक्टिविटी की थी। क्यों? क्योंकि अमेरिका सैटेलाइट से हमारे ऊपर नजर रखे हुए था। तो जो साइंटिस्ट थे वो आर्मी की ड्रेस पहन के उस लोकेशन पे पहुंचते थे। एपीजे अब्दुल कलाम भी इसी का पार्ट रहे हैं। तो क्या है, हम लोगों ने जो सफल परीक्षण किया हम लोगों ने कब? 1998 में। और हम इसका सफल परीक्षण करने के साथ ही हम 1998 में उन कंट्रियों की लिस्ट में शामिल हो गए थे जो क्या है, न्यूक्लियर पावर थी जिनके पास। उन कंट्रियों की लिस्ट में हम कब शामिल हुए थे? 1998 में, जब हमने पोखरण का सफल परीक्षण किया था। हालांकि इसके बाद हमारे ऊपर कई सेशन लगे हैं, अमेरिका और जापान ने हमारे ऊपर बहुत सारे सेशन लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नारा दिया था, जय किसान जय जवान और जय विज्ञान, ये उन्होंने नारा हमें दिया था। लेकिन हाँ, इसके साथ जो हमने न्यूक्लियर पावर बनाई थी, इसके साथ साथ उन्होंने एक और कहा था कि प्रमोटिंग पीस एंड नॉन एग्रेशन, मतलब हमारी साइड से पहल नहीं होगी। हमने भले ही न्यूक्लियर वेपन बना लिया है, लेकिन हम कभी इसकी पहल नहीं करेंगे कि हम इसको किसी युद्ध में यूज करें, ये इनकी साइड से कहा गया था। अदर इनिशिएटिव अगर देखे जाए जो गुड गवर्नेंस के लिए लिए जा रहे हैं अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में, तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकालती है गवर्नमेंट, जो हर ईयर प्रत्येक साल निकाला जाता है। इसमें सारे स्टेट का क्या देखा जाता है? डाटा देखा जाता है कि अगर कोई योजना चली है तो वो योजना आपके यहाँ कितनी पारदर्शी तरीके से और कितने लोगों को इसका लाभ मिला है, आपके यहाँ करप्शन कितना कम है, इस हिसाब से इंडेक्स निकाला जाता है, रैंक दी जाती है। जो टॉप 3 आते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट? प्राइज भी देती है, एक अमाउंट भी दिया जाता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। एक प्रगति है। प्रगति क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन है। ये क्या है? प्लेटफॉर्म है जो मॉनिटर करता है, क्या करता है, जो गवर्नमेंट स्कीम आ रही है वो लोगों तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रही है, उनका इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, ये सबकी जांच कौन करता है? जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम आ रहे हैं उन सबकी जांच कौन करता है? प्रगति प्लेटफॉर्म करता है। एक और लॉन्च किया गया था मिशन कर्मयोगी, ये किसके लिए है? सिविल सर्विस के लिए। जो भी अधिकारी है उनको तकनीकी रूप से इतना शिक्षित बनाया जाए, उनके अंदर ऐसे विचार भाव पैदा किए जाएं जिससे वो क्या है, आम जन की सेवा कर पाए। जो भी सरकार की साइड से जो भी योजनाएं आ रही हैं उनका लाभ वो आम लोगों तक पहुंचा पाए, क्योंकि आम लोग, आम जनता और गवर्नमेंट के बीच की कड़ी कौन है? सिविल सर्विस, सिविल सर्वेंट, जो भी अधिकारी है वही कड़ी है ना। तो इसलिए मिशन कर्मयोगी आया है। तो एक गुड गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो अभी एट द प्रेजेंट टाइम में चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और व्यक्ति हैं जिनकी क्या पड़ती है? मदन मोहन मालवीय नाम है उनका। ये क्या है? इनकी भी बर्थ एनिवर्सरी कब पड़ती है? 25 दिसंबर को पड़ती है। क्या किसके फाउंडर है ये? BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उसके फाउंडर भी कौन रहे हैं? पंडित मदन मोहन मालवीय रहे हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इनकी कॉलेजिंग और स्कूलिंग भी कहाँ हुई? इलाहाबाद में ही हुई है।
मुइड सेंट्रल कॉलेज है इलाहाबाद का, वहां से इन्होंने अपनी इनका कॉलेज कंप्लीट हुआ है। उसके बाद पहले टीचर बने, फिर लॉयर बने, तो उसके बाद ये क्या किस में आ गए, पॉलिटिक्स में आ गए और सोशल रिफॉर्मर बने। ठीक है, जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो इसके वार्षिक अधिवेशन होते थे, उनमें 4 अधिवेशन ऐसे रहे हैं जो इन्होंने लीड किए हैं। किसने, पंडित मदन मोहन मालवीय उनके प्रेसिडेंट बने हैं। इन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसमें गांधी जी का साथ भी दिया था, गांधी जी के साथ ही रहे हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, 1920 में हुआ था। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जिसे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, ये कब हुआ था, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये हुआ था, इसमें सहयोग के लिए कहा गया था, मतलब कि जितने भी वर्कर्स थे उनसे अपील की गई थी कि आप अपना काम छोड़ दीजिए, इनको असहयोग करिए, नॉन कॉपरेशन मतलब असहयोग करिए ब्रिटिशर्स का, तो परेशान होके हमारी बातों को मानेंगे, ऐसा कहा गया था। लेकिन इसके सही जा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुई, चोरा चोरी एक जगह है लखनऊ के पास, वहां पे पुलिस स्टेशन है, तो जो आंदोलनकारी है उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। पुलिस स्टेशन में आग लगाई तो कई सारे ब्रिटिशर्स उसमें जल के मर गए। अब ब्रिटिश के पास अथॉरिटी आ गई, को बहुत ही ब्रिटल तरीके से इस आंदोलन को दबाए। तो अभी तक तो असहयोग आंदोलन था, हम कोई अहिंसा कर नहीं रहे थे, तो गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं थी जो हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर। लेकिन अब जब हमारी साइड से गलती हो गई है, हमने पुलिस स्टेशन को जला दिया है, तो फिर अब बहुत ही ब्रूटल तरीके से ब्रिटिशर्स हमारे आंदोलन को दबाते, रोकते, इसलिए गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, वापस ले लिया गया था, इनको 6 साल की जेल भी हुई थी इसमें गांधी जी को। गांधी जी ने ही ने महामना का एक नाम, एक टाइटल दिया था किसको, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को दिया था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं जो इनके न्यूज़पेपर भी चलते थे, न्यूज़पेपर में द लीडर, अभ्युदय और मर्यादा, ये इनके न्यूज़पेपर के नाम थे। इन्होंने क्या किया है, 1916 में बीएचयू की स्थापना की है, उसके 22 चांसलर भी रहे हैं, 1919 से 1938 तक उसके 22 चांसलर रहे। एक को फाउंडर भी रहे हैं किसके, हिंदू महासभा के को फाउंडर भी रहे हैं। इनके साथ जो एक और फाउंडर थे उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 2014 में पोस्टुमसली मतलब मरणोपरांत इनको क्या दिया गया था, भारत रत्न भी दिया गया है। और ये जो सत्यमेव जयते का जो स्लोगन है, जो सबसे पहली बार किसके द्वारा बोला गया था, किसके द्वारा यूज किया गया था, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कौन सा सेशन, 1918 में जो सेशन चल रहा था, उसमें जो सत्यमेव जयते के जो नारे लगाए गए थे, वो किसके द्वारा लगाए गए थे, पहली बार पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा लगाए गए। ठीक है, एक और डे है जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो क्या है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट साइबर क्राइम 24 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्यों, क्योंकि साइबर क्राइम आजकल ज्यादा बढ़ गया, ये सारी चीजें क्या हो गई है, डिजिटल वे में आ गई हैं। अब अगर यूपीआई देखें, फोन पे देखें, पेमेंट अगर हम कर रहे हैं तो वो डिजिटली कर रहे हैं, अगर हम वर्क कर रहे हैं तो वो भी कोई हम लोग डिजिटली कर रहे हैं, लैपटॉप के थ्रू कर रहे हैं। तो कोई एक लिंक आई, आपने लिंक पे क्लिक किया, आपका सारा अकाउंट साफ हो गया। आपके मेल पे कोई लिंक आ रही है, आप उसको देख रहे हैं तो आपका सिस्टम हैंग हो गया। तो ऐसे साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट है, उसको कम करने के लिए हम लोग डे सेलिब्रेट करते हैं 24 दिसंबर। की थीम क्या थी, साइबर सुरक्षा, ड्राइव अ ट्रक लोड ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टे सेफ ऑनलाइन, थीम थी। अब अगर हम आगे बढ़े तो आगे क्या है, एक बुक का सेशन है, एक बुक है, वाइस प्रेसिडेंट ने क्या रिलीज की है, एक बुक को रिलीज किया है, इनके द्वारा लिखी नहीं गई है, इनके द्वारा रिलीज की गई है। और जो बुक रिलीज की गई है वो किस पे बेस है, अटल वाजपेयी जी के विजन पे, उनकी जो दृष्टि थी उस पे उनके विजन पे ये बुक बेस है। तो अभी हमारा वाइस प्रेसिडेंट कौन है, सीपी राधाकृष्णन है। वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही हमारे वाइस प्रेसिडेंट चेंज हुए। इससे पहले धनखड़ साहब थे, उन्होंने रिजाइन किया है, और उनके बाद कौन इलेक्ट हुए हैं, सीपी राधाकृष्णन हुए। तो इनकी बुक का क्या नाम है, जो राधा कृष्णन ने बुक रिलीज की है उस बुक का क्या नाम है, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। क्या नाम है उसका, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, उस बुक का नाम है। किसके द्वारा लिखी गई है ये, स्पीकर है कहाँ के, राजस्थान की असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं। नाम क्या है उनका, वासुदेव
वासुदेव देवनानी इनका नाम है, देवनानी। इन्होंने एक बुक लिखी है, बुक का नाम क्या है? सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि इनकी बुक है। किसके द्वारा रिलीज की गई है? वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे? सीपी राधाकृष्णन है, इनके द्वारा ये बुक रिलीज की गई है। आगे अगर बढ़े, आगे क्या न्यूज है हमारी? विनोद कुमार शुक्ल है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, इनकी डेथ हो गई है। तो ये न्यूज में आए हैं, क्यों? क्योंकि ये पहले ऐसे छत्तीसगढ़ के पर्सन थे जिन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। और ये ज्ञानपीठ अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? ये लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। जब लिटरेचर के फील्ड में आप क्या करते हैं? एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देते हैं, तो उस फील्ड में ये अवार्ड आपको दिया जाता है। तो इनको कौन सी नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? 59 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था टू हिज कंट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर। हिंदी साहित्य में इन्होंने योगदान दिया था। ऐसा नहीं कि इन्होंने इंडिया की किसी एक लैंग्वेज जैसे हिंदी में ही अपना योगदान दिया है, इन्होंने इंडिया की डिफरेंट लैंग्वेज में अपनी साहित्य लिखा है, अपना साहित्य में योगदान, कविताएं, नोवेल्स लिखी है, उसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था। और जो ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, उनकी किसी एक बुक के लिए नहीं दिया गया है, उनके जो पूरा उन्होंने जो जितनी नोवेल लिखी है अपनी लाइफ टाइम में, उनके लिए उन सबको कंट्रीब्यूट करते हुए उन्हें ये अवार्ड दिया गया। कौन सा? 59 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। हालांकि एक उनकी नोवेल है दीवार में एक खिड़की रहती है, इसके लिए उन्हें 1999 में क्या दिया गया था? साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। ठीक है। इनकी पहली एक बुकलेट है जो पोएट्री के फॉर्म में है, उसका नाम क्या था? लगभग जय हिंद। क्या है? लगभग जय हिंद है। कब पब्लिश हुई थी? 1971 में पब्लिश हुई थी। इनकी अदर बुक अगर देखें हम तो क्या है? नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेगा, ये इनकी अदर नोवेल्स ही है। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, इनकी जो भाषा थी बहुत ही सिंपल थी और बहुत ही मार्मीय भाव था इनमें, मतलब एकदम दिल को छू जाने वाली ऐसी ये क्या लिखते थे? नोवेल्स लिखते थे। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस बार का ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है और किस बुक के लिए मिला, ऑथर कौन है और बुक कौन है। नेक्स्ट न्यूज अगर हम देखें तो नेक्स्ट न्यूज क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने क्या किया है? इंडक्ट किया है फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है? समुद्र प्रताप इनका नाम रखा है। समुद्र प्रताप इसका नाम रखा गया है। फर्स्ट हो गया, जहां भी फर्स्ट आ जाए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल से, और किसका पॉल्यूशन कंट्रोल कर रही है? नाम समझ आ रहा होगा, समुद्र, मतलब समुद्र में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल कर रही है कौन? समुद्र प्रताप। चलिए देखते हैं तो ये कहाँ पे आई है, पहले तो यही देखते हैं। गोवा शिप बिल्डर लिमिटेड में ये आई है, और क्या नाम है इसका? समुद्र प्रताप है, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स है। ठीक है। ये क्या काम करेगी? बेसिकली जो ऑयल है, जितने भी समुद्र में ऑयल के कंटेनर जाते हैं और जो ऑयल फैल जाता है, इनकी वजह से इकोसिस्टम में इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसको मछलियां भी कंज्यूम कर रही हैं, और जो भी और भी अदर एनिमल रह रहे हैं वो भी पानी के थ्रू ही इसको कंज्यूम करते हैं, और ये ऑयल उनकी हेल्थ के लिए नुकसान होता है। तो इकोसिस्टम बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इससे, इसलिए क्या क्लियर करेगा? ऑयल को क्लियर करेगा, और जो भी समुद्र का पॉल्यूशन है उसको भी ये क्लियर करेगा। ठीक है। इंडिजीनियस डिजाइन है, मतलब पूरी तरह से भारत में ही ये बना है। रिमोट कंट्रोल गन है इसमें, विद इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ है। जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप देखें तो फायर के लिए अलार्म लगा होता है, जैसे धुआं आया वो अलार्म बजा, और जिस जगह से धुआं आ रहा है वहां पे वो पाइपलाइन लगी होती है, वो अपने आप खुल जाती है, तो उस ऑक्सीजन या फॉर्म के रूप में जो है उस जगह वो डाली जाती है, जिससे आग वहीं के वहीं बुझ जाए। इसी तरह से ये क्या है? फायर को ऑटोमेटिकली कैच करता है, अगर कहीं फायर लग रही है उस पर जाके वहां की फायर को आग को रोकता है। ठीक है। डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम है, डीपीएस लगा हुआ है। अब अगर समुद्र की सफाई करनी है तो जहाज को एक जगह खड़ा होना पड़ेगा ना। तेल अगर एक जगह फैला हुआ है तो खड़ा होगा, जब जहाज स्थिर रहेगा तभी तो उसकी सफाई कर पाएगा। हिलता डुलता यहाँ वहां जाएगा हवा के उससे, तब नहीं कर पाएगा ना। तो क्या है, अभी तक जहाज को रोकने के लिए क्या है? एंकर या फिर जिसे हम लोग लंगर बोलते हैं, वो डालना पड़ता है, तब जहाज स्थिर रहता है किसी जगह में। बस इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज की गई है, वो क्या है? डायनेमिक पोजिशन सिस्टम यूज किया गया है, जिसकी वजह से समुद्र एक जगह पे स्थिर रहेगा। समुद्र एक जगह पे स्थिर रहेगा। फिर फ्लश टाइप साइड स्वीपिंग आर्म, इसमें से 2 आर्म निकलेंगी, और आर्म के थ्रू वो कलेक्ट करना होगा, उससे वेस्ट वो कलेक्ट करेगा और सी की क्या करेगा? सफाई करेगा। क्या है? रिएक्टेबल
स्टर्न थ्रस्टर भी लगा हुआ है, मतलब अगर इसे कहीं मुड़ना होगा और जो स्पीड में चलना हो या मुड़ना हो तो ये किसके थ्रू चलेगा, टेबल स्टर्न थ्रस्टर के थ्रू ही चलेगा। ठीक है, ये क्या था हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, इसका नाम क्या रखा गया, समुद्र प्रताप इसका नाम रखा गया है। कहाँ आया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। नेक्स्ट न्यूज अगर हम देखें तो नेक्स्ट न्यूज क्या है, डीआरडीओ ने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है यूजर ट्रायल ऑफ किसका, नेक्स्ट जनरेशन, किसकी नेक्स्ट जनरेशन है, आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल को हम एज अ प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं, और जो हमने अभी लॉन्च किया है, जो ट्रायल किया है, जो सक्सेसफुली ट्रायल हो गया है, वो क्या है, आकाश मिसाइल का ही अपडेटेड वर्जन है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, आकाश मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन कह रहे हैं। किसके द्वारा किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और क्या है, यूजर एवोल्यूशन ट्रायल है, मतलब जो भी नेवी बोल लीजिए, आर्मी, उसी जगह पे जाके सही जगह पे जाके क्या कर रही है, ट्रायल कर रही है, नेवी और आर्मी ट्रायल कर रही है, वो भी सक्सेसफुली ट्रायल किया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन ट्रायल भी कहते हैं उसको। तो डीआरडी के द्वारा सक्सेसफुली कर लिया गया है। अब ये कभी भी कमीशन हो सकती है, उपयोग में लाई जा सकती है। अबाउट आकाश एनजी मतलब नेक्स्ट जनरेशन, आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के बारे में देखें हम तो ये सैम प्रणाली पे है। सैम मतलब ऐसे, एस मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर का मतलब क्या हुआ, ये जमीन से दागी जाएगी और ऊपर सरफेस में कोई भी ड्रोन होगा या फिर कोई भी क्रूज मिसाइल हुई, कोई भी हेलीकॉप्टर हुआ, तो उसको क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी और उसको वहीं के वहीं नष्ट कर देगी। सरफेस टू एयर है, मतलब सरफेस से जमीन से दागी जाएगी और हवा में जाके काम करेगी डिफेंस। ठीक है, डेवलप और प्रोड्यूस, दो शब्द आ रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। डेवलप किसके द्वारा किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा, मतलब इसकी डिजाइनिंग क्या रहेगी, इसकी मशीनरी प्रोसेस क्या रहेगी, किस थीम पे काम करेगा, ये किसने बताया है, डीआरडीओ ने इसको पूरा पहले प्लान बनाया है। तो उस प्लान को मॉडल किसने किया है, इक्विपमेंट वगैरह लगा के, उसकी बॉडी वगैरह लगा के किसने तैयार किया है, फिर प्रोड्यूस बाई किसके द्वारा किया गया है, भारत डायनेमिक लिमिटेड बीडीएल के द्वारा किया गया। एक डेवलप है और एक प्रोड्यूस है, याद रखिएगा। डेवलप किसके द्वारा किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा। प्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया है, डायनेमिक लिमिटेड, भारत डायनेमिक लिमिटेड बीडीएल के द्वारा किया गया है। अगर आगे देखें तो ये सक्सेसर कहा जा रहा है किसका, आकाश मिसाइल का। क्यों, क्योंकि आकाश मिसाइल से ज्यादा अपडेटेड वर्जन का ये है, इसलिए आकाश मिसाइल न्यू जनरेशन को आकाश मिसाइल का क्या कह रहे हैं हम लोग, सक्सेसर कह रहे हैं। जो आकाश मिसाइल से अभी हम यूज करते हैं वो नेवी के द्वारा 2014 में कमीशन में लिया गया था, यूज कर रही है, और इंडियन आर्मी के द्वारा 2015 से इसको यूज किया जा रहा है। अब क्या यूज करेंगे हम लोग, आकाश मिसाइल नेक्स्ट वर्जन यूज करेंगे। ये जो पुरानी मिसाइल है का वेट ज्यादा था, कितना था, 720 किलो केजी का था। अभी जो न्यू बनी है उसका कितना है, 350 केजी का है। जितनी हल्की मिसाइल रहेगी उतनी ही दूर तक जाती है, उतनी ही दूर तक उसकी रेंज होती है। ठीक है, तो इसकी रेंज कितनी है, 30 किलोमीटर तक, मतलब 30 किलोमीटर तक की जाएगी। मतलब कोई भी ड्रोन या फिर कोई भी हेलीकॉप्टर है किसी भी अदर कंट्री का, कोई खतरा महसूस हो रहा है तो उसको ये वहां पे नष्ट कर देगी। इसकी इफिशियंसी 100% है, इसकी इफिशियंसी थोड़ी कम थी। एल्टीट्यूड की बात करें, जो ड्रोन वगैरह है वो 18 किलोमीटर तक ये एल्टीट्यूड तक जाएगी। फिर इक्विप्ड विद इंडिजीनियस है, इसमें क्या है, सारी चीजें इंडिजीनियस मतलब इंडिया में ही बनाई गई हैं। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर है, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू ये पता करेगी कि यहाँ पे हमें खतरा है, अटैक लग रहा है, और वहां सीकर खोज के उसको वहीं के वहीं नष्ट कर देगी। इसमें ड्यूल पल्सेस सॉलिड भी लगा हुआ है, ड्यूल पल्सेस सॉलिड रॉकेट मोटर लगी हुई है। सॉलिड रॉकेट मोटर क्या है, जो मिसाइल है, मिसाइल के साथ एक रॉकेट रहता है, और रॉकेट में कौन सा फ्यूल भरा है डिपेंड करता है। इसमें कौन सा भरा है, सॉलिड भरा, सॉलिड मतलब एल्यूमिनियम का पाउडर भरा हुआ है। सॉलिड फ्यूल क्या है, वो रॉकेट में पहले से भरा रहता है, उसमें आग लगाते हैं, उसे जलाते हैं, और फिर एकदम से थ्रस्ट टाइप का एकदम से पावर मिलती है, पल्सेस मतलब पावर या थ्रस्ट, एकदम से धक्का लगता है और रॉकेट लॉन्च हो जाता है। रॉकेट के लॉन्च होने से क्या है, मिसाइल भी लॉन्च होकर ऊपर की ओर उठ जाती है। इसमें क्या है, ड्यूल है, मतलब 2 बार इसको पल्सेस मिलेगी, 2 बार इसको पावर मिलेगी। पहली पावर कब मिलेगी, जब ये लॉन्च होगा, और दूसरी जब ये डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पे कोई टारगेट है, जब वो उसको हिट करने जाएगा तब उसको पावर मिलेगी। तो ये एकदम स्पीड से उसकी तरफ उसको डिटेक्ट करेगा, उसको फिनिश कर देगा। ठीक है,
इसमें क्या है, डुअल पल्सेस मिल रहा है, अलग अलग समय पे, अलग अलग समय के अंतराल पे क्या मिल रहा है, इसको डबल पावर मिल रही है, ठीक है, डबल पावर मिल रही है। एक तो कब मिल रही है, जब उसको लॉन्च कर रहे हैं, जमीन से जब दाग रहे हैं तब मिल रही है। दूसरी, जब उसने डिटेक्ट कर लिया कि ये हमारा टारगेट है, हमें इसको हिट करना है, तो उस समय दोबारा से क्या मिलेगा, पल्सेस, मतलब पावर मिलेगी, तो उस और अधिक स्पीड से जाके उसको क्या करेगी, फिनिश करेगी, ठीक है। फुली होम ग्राउंड रडार है, मतलब इंडिया में ही बनी है। साइमल्टेनियस इंगेजमेंट है इसकी, मतलब अप टू 10 टारगेट, एक साथ ही 10 टारगेट के साथ डील कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये 10 सेकेंड में एक मिसाइल को निकालती है, 1 मिसाइल एवरी 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में ही एक मिसाइल को निकाल रही है, तो एक साथ ही क्या है, 10 टारगेट को क्या कर सकती है, डील कर सकती है। डिप्लोयमेंट है, मतलब डिप्लॉयमेंट है मतलब क्या, मोबाइल, मोबाइल का मतलब यहाँ से ऑब्वियसली स्मार्टफोन नहीं है, मोबाइल का मतलब यहाँ पे मोबिलिटी है, चलायमानता है। और फिक्स कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब अगर हमें कहीं युद्ध में इस मिसाइल को ले जाना है तो हम किसी टैंकर या ट्रक के ऊपर इसको रख के ले जा सकते हैं, वहां यूज कर सकते हैं। फिक्स कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जैसे हमारे परमाणु संयंत्र हो गए, हमारे कुछ राष्ट्रीय अनुसंधान हो गए, सैन्य ठिकाने हो गए, वहां पे अगर हमें खतरा लग रहा है, जैसे कोई एयरपोर्ट वगैरह हो गया, एयरबेस हो गया, अगर हमें इन जगह पे खतरा लग रहा है तो हम उसे फिक्स जगह पे कॉन्क्रीट इंस्टॉल कर सकते हैं, वो वहीं से अब एक जगह पे फिक्स होके हमारे एयरबेस वगैरह जो है उनकी रक्षा करेगी, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, नेक्स्ट जनरेशन की आकाश मिसाइल थी, हमने देखा। हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या है, व्हाट इज द ब्लू वर्ल्ड मिशन। ब्लू वर्ल्ड मिशन क्या है, जो इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक है, इसने लॉन्च किया इसरो ने। और ब्लू वर्ल्ड मिशन कहाँ का है, यूएसए, अमेरिका का मिशन है, मिशन था, लॉन्च किसने किया, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये क्या दिखा रहा है कि हमारे ग्लोबल लेवल पे पावर हमारी बढ़ रही है, मतलब ये क्या मैसेज दे रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या मैसेज जा रहा है कि हमारे लॉन्च व्हीकल स्ट्रांग हो गए हैं, अदर कंट्री की कंपनियां जो है वो हमारे ऊपर विश्वास कर रही हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लॉन्च व्हीकल अच्छे हो गए, अच्छी क्वालिटी के हैं, तो लॉन्च कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन है, इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है, और जो इसरो ने व्हीकल लॉन्च किया वो कौन सा है, LVM-3 रॉकेट का इसमें यूज किया है, ठीक है। इसे महाबली रॉकेट लॉन्च व्हीकल भी कहते हैं, तो क्योंकि ये बहुत हैवी चीजों को यूज करता है। चंद्रयान जो यूज किया है, चंद्रयान रॉकेट जो हमने लॉन्च किया था, वो इसी रॉकेट के थ्रू हमने लॉन्च किया था। चलिए ये देखते हैं, हम क्या देख रहे थे कि ब्लू बर्ड जो ब्लॉक है क्या है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, ये लिखा है ना, LVM-3M6 को हम लोग क्या कहते हैं, बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं, ठीक है। तो श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। जो यूएस का ये प्रोजेक्ट है, क्या है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। जो सैटेलाइट है किस टाइप की है, कम्युनिकेशन, मतलब नेटवर्क प्रोवाइड कराएगी हमें। और ये कहाँ लॉन्च किया गया है, लो अर्थ ऑर्बिटर, LEW, लो अर्थ ऑर्बिटर क्या होता है, 200 से 2000 किलोमीटर की दूरी की ऊंचाई तक जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिटर कहते हैं। इसमें वही सैटेलाइट को हम लोग लॉन्च करते हैं जो या तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो, मतलब जिनसे हमें नेट प्राप्त करना हो, नेटवर्क चाहिए हो, तो जितना पास होगा उतनी हाई स्पीड से हमें नेटवर्क सिग्नल प्राप्त होंगे। या फिर जो हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो होती हैं, जिन्हें अर्थ का हमें ऑब्जर्वेशन करना होता है, क्योंकि फिर पास से पिक्चर्स इमेजेस जो है क्लियर आती हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिटल में हम 2 टाइप की सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, एक तो कम्युनिकेशन वाली होगी, या फिर अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट होती है, उनको हम यहाँ पे लॉन्च करते हैं। ब्लू बर्ड ब्लॉक का अगर हम देखें तो ये कितने केजी की थी, 6100 केजी, मतलब काफी हैवी थी, और इसको लॉन्च किया गया था, लो अर्थ ऑर्बिटर में इसको भेजा गया है। और ये क्या है, इंटरनेट प्रोवाइड करेगी हम। अभी तक क्या होता है, एक सैटेलाइट के थ्रू क्या है, ग्राउंड नेटवर्क है, वहां पे पहले नेट आता है, नेटवर्क आते हैं, फिर उसके थ्रू कहाँ आते हैं, जो टावर होता है नेटवर्क का वहां पे आते हैं, फिर उसके थ्रू हमारे मोबाइल में आते हैं। लेकिन इसके थ्रू, अब ये जो सैटेलाइट है इसके थ्रू क्या, डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा, हमारा मोबाइल होगा और सैटेलाइट होगी, सैटेलाइट के थ्रू हमारे में डायरेक्ट कैच होगा, डायरेक्ट नेटवर्क आएगा।
जैसे अभी अगर आप देखें किसी पहाड़ी एरिया में चले जाएं, किसी दूर दराज क्षेत्र में चले जाएं जहाँ आसपास टावर ना हो, नेटवर्क का टावर ना हो, तो क्या है वहां पे नेटवर्क नहीं आते हैं, अभी भी नहीं आते। तो लेकिन इसके साथ क्या है, जब ये लॉन्च सक्सेसफुली हो जाएगा तो नेटवर्क आपके दूर दराज एरिया में भी आएंगे। वो भी ऐसा नहीं कि 2G की स्पीड के आ रहे हैं, 3G नहीं, 4G और 5G के नेटवर्क आएंगे। आप इसमें वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, टेक्सटिंग सारी चीजें कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मल कर। ठीक है, ये जो है डिजाइन किसके द्वारा किया गया है, AST स्पेस मोबाइल है, कहाँ की है, US की एक कंपनी है, उसके द्वारा ये डिजाइन किया गया है। बाकी अगर LBM-3 के बारे में देखें तो इंडिया का क्या है, हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है ये, एंड इसरो के द्वारा उसको बनाया गया था। इसमें 3 स्टेज के बूस्टर लगे होते हैं, 3 स्टेज में इसमें क्या है, फ्यूल भरा होता है। अगर आप तरह से देखें, अगर ये मिसाइल है हमारी, तो मिसाइल की जो लॉन्च हुई है, एक रॉकेट इधर है, एक रॉकेट इधर, 2 रॉकेट है। जो रॉकेट लगे हुए हैं ये कौन से है, S-200 सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर रॉकेट है। इसमें क्या है, सॉलिड फ्यूल है वो भरा होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, उसका पाउडर भरा होता है, ये सॉलिड है, ये ऑटोमेटिकली भरा होता है। इसमें आग लगाते हैं तो एकदम से थ्रस्ट मिलता है, एकदम से पावर मिलती है। और ये 2 लगाए गए हैं, क्यों, क्योंकि ये हैवी है, 6100 किलोमीटर है ना, हैवी है। एक्सेस टू केजी का है, ग्राम केजी का है, किलोग्राम का है। इसमें दोनों साइड ये रॉकेट है, ये जलेंगे, ये जल के एकदम से थ्रस्ट, इसको पावर मिलेगी और रॉकेट ऊपर की तरफ लॉन्च हो जाएगा। क्या यहाँ पे इसके रॉकेट के थ्रू, सॉलिड फ्यूल के थ्रू इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। तो इसमें एकदम से हाई लेवल की पावर मिली और इसको लॉन्च हो गया। इसी के नंबर पे क्या है, L110 लिक्विड स्टेज है। इसमें स्टेज में क्या है, जो फ्यूल है वो लिक्विड फॉर्म में भरे जाते हैं, अलग अलग रहते हैं। सॉरी, फ्यूल अलग रहता है, ऑक्सीडाइजर अलग रहता है, क्योंकि आग लगाने के लिए ऑक्सीडाइजर तो चाहिए, तो फ्यूल अलग रहेगा, ऑक्सीडाइजर अलग रहेगा, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। इसमें क्या है, ये कंट्रोल करता है, तो रॉकेट की दिशा और स्पीड को कंट्रोल करता है। यहाँ से तो ये लॉन्च हो गया, लेकिन अभी आगे चल के ऊपर चलता है तो उसकी रॉकेट की क्या है, दिशा को कंट्रोल करता है, दिशा और इसकी स्पीड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके बाद क्या है, C-25 क्रायोजेनिक स्टेज है। इसमें क्या है, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ठंडा करके लिक्विड किया जाता है। लिक्विड कर रहे हैं हम, लेकिन हाई टेम्परेचर पे ठंडा, मतलब 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाके हम इसको लिक्विड फॉर्म करते हैं, किसको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये क्या करता है, ये जब जो हमारी जो मिसाइल है, इसको ऑर्बिट में जब ये इंसर्ट होती है, तो ऑर्बिट में इंसर्ट के लिए ये वाला फ्यूल हमें काम देता है। कौन सा फ्यूल हमें, क्रायोजेनिक स्टेज वाला फ्यूल हमें कहाँ काम देता है, जब ये ऑर्बिट में इंसर्ट करती है। मतलब कम फ्यूल में ज्यादा लंबी दूरी तक हम चल सकते हैं। हमें यहाँ पे एकदम पावर की जरूरत नहीं होती है लॉन्च की, क्योंकि लॉन्च की स्टेट में तो रॉकेट पहले से आ ही चुका है, बट इसे उस ऑर्बिट में इंसर्ट करना है, तो इतनी ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है। बस लॉन्ग टर्म, लॉन्ग ड्यूरेशन का हमें फ्यूल चाहिए, तो क्या है, C-25 क्रायोजेनिक स्टेज वाला फ्यूल होता है, वो यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, माइक्रोमेट्रोइड्स और ऑर्बिटल डेब्रिस, दो चीजें न्यूज में आई हैं, पता होना चाहिए। माइक्रोमेट्रोइड्स और ऑर्बिटल डेविस क्या है, एक्चुअली में न्यूज में क्यों आई है, क्योंकि चाइना का एक Shenzhou-20 नाम का क्या था, एक चाइनीज क्रूड व्हीकल था, जिसकी सरफेस है जो पास हो रहा था स्पेस में, इससे एक माइक्रो मीटू यानी फिर एक कण टकराया, उस कण के टकराने से इस पे स्क्रैच आ गया, इसकी जो विंडो है उस पे स्क्रैच आ गया। और जो व्हीकल है एक क्रूड व्हीकल, क्रूड मतलब इसमें पर्सन भी, इंसान भी मौजूद थे। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर थोड़ा सा और होता, अंतरिक्ष में जिस स्पीड से चीजें घूम रही हैं, बहुत तेज स्पीड से घूम रही हैं, और उसमें कोई भी कण आपके प्लेन से, आपके व्हीकल से टकराता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है सीधा। यहाँ पे एस्ट्रोनॉट की क्या है, जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए ये चीजें न्यूज में आई हैं। तो माइक्रोमेट्रोइड्स और ऑर्बिटल डेविस क्या है, इनके बारे में देखते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिटल में ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये पृथ्वी की कक्षा के समीप पाए जाते हैं। एबॉट
माइक्रोमेट्रॉइड्स के बारे में अगर देखें तो ये क्या है, बहुत ही छोटी साइज के होते हैं, जैसे हमारी बालू है ना, बालू होती है उससे भी छोटी साइज के होते हैं। और बेसिकली ये किससे टूट के बने हैं, जो एस्ट्रॉइड एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट के दो के बीच है मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर हो गया, इसके बीच में ऐसे छोटे छोटे से क्या है, एस्ट्रॉइड है, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं इनको, एस्ट्रॉइड है। इन्हीं के आपस में टकराने से जो छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोमेट्रॉइड्स कहते हैं। ये मतलब नेचुरल तरीके से, ये नेचुरल तरीके से है। और कुछ पोर्शन का किस वजह से भी आता है, कॉमेट मतलब जो धूमकेतु होते हैं जो आपस में टकराते रहते हैं उनकी वजह से भी छोटे छोटे से पार्टिकल आते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोमेट्रॉइड्स कहते हैं। इनकी स्पीड कितनी होती है, 11 से 72 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 40,000 से 3 लाख तक की किलोमीटर पर आवर की इनकी स्पीड होती है। अगर इतनी तेज स्पीड से बालू का कण भी आपको टच करे तो वो गोली की तरह काम करेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे होगा, यहाँ पे स्पीड बहुत तेज है। ये तो चलो हो गया कि नेचुरल तरीके से है। और जो जो ऑर्बिटल ऑर्बिटल डेब्रिस की बात हो रही है, क्या है, मेन मेड है। तो इनको क्या बोल रहे हैं, स्पेस जंक या फिर स्पेस ट्रेस भी कह रहे हैं। तो क्योंकि जो हमारी सैटेलाइट है या जो रॉकेट है, जो सैटेलाइट है जिनका काम पूरा हो गया, जो वहीं पे खत्म हो गए, या कुछ रॉकेट है जिनके कुछ पार्टिकल रह गए, उनके जो छोटे छोटे से पार्टिकल हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑर्बिटल डेब्रिस कहलाते हैं। इनकी भी स्पीड क्या होती है, 10 किलोमीटर पर सेकेंड की इनकी भी स्पीड होती है, मतलब ये भी काफी तेज स्पीड में घूमते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो ये चीजें जो कण है, अब ये मतलब न्यूज में तो ये अभी आया क्योंकि चाइना के उससे साथ उसका क्लैश हुआ है। बाकी अब ज्यादा हमें दिखने लगे, रहे पहले से भी होंगे बट अब हमें ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि अब हमारी एक्टिविटी स्पेस में ज्यादा बढ़ गई है। तो इनको कैसे कम किया जाए, नहीं तो इससे क्या है, कोई भी सैटेलाइट है जो काम कर रही है उसको इफेक्ट कर सकते हैं, उससे टकराएंगे तो उसको खराब कर देंगे, या कोई भी एस्ट्रोनॉट जा रहा है उसकी भी जान को खतरा है। तो इन्हें कैसे कम किया जा सकता है, इस पे बात चल रही है। तो 2 टर्म आए हैं, याद रखिएगा। ऑर्बिटल डेब्रिस क्या है, ये मेन मेड है, स्पेस जंक या स्पेस ट्रेस इसको कह रहे हैं। बाकी मेट्रोइड्स है, ये क्या है, नेचुरल तरीके से है। और बेसिकली किससे बने हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट जो मार्स और जुपिटर के बीच में है, उनके टुकड़ों से, उनके घर्षण से जो छोटे छोटे पार्टिकल निकले हैं उनसे बने हैं। नेक्स्ट न्यूज अगर हम देखें तो नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व डॉक्यूमेंट्री, एक डॉक्यूमेंट्री आई है। किस पे बेस है वो, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व पे बेसिकली बेस है। इसमें बताया गया है कि पर्यावरण का कैसे संरक्षण किया जा सकता है, जीव जंतुओं के साथ हम मिलके कैसे रह सकते हैं, इस तरह के इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है। इस जो डॉक्यूमेंट्री का नाम है, किस नाम से डॉक्यूमेंट्री आई है, इनचेंटिंग मुकुंदरा, इनचेंटिंग मुकुंदरा नाम से ये डॉक्यूमेंट्री लॉन्च हुई है। और किस पे बेस्ड थी, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व पे बेस्ड थी। इसमें क्या बताया गया है, प्रमोट किया गया, एक तो टूरिज्म को प्रमोट किया गया है, दूसरा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं उसको बताया गया है। और सिर्फ टाइगर के बारे में, सारे जीव जंतु हैं जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, उन सब के बारे में इसमें बताया गया है कि उन सबका हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। अगर मुकंदर टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसे पहले किस नाम से जानते थे, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जानते थे। ये राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट में है मुकुंदरा हिल, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। ये कहाँ है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी, स्ट्रेटेजिकली लोकेशन इसकी कहाँ है, बिटवीन रणथंभौर एंड मध्य प्रदेश का जो कुनो नेशनल पार्क है, उन दोनों के बीच इस एक कॉरिडोर का काम करता है। मतलब 2 नेशनल पार्क हैं यहाँ पे सारे जानवर रहते हैं, उनके बीच में एक कॉरिडोर, मतलब पतली सी, मतलब 2 घर हैं उसके बीच में मान लीजिए एक पतली सी गली, मान लीजिए ऐसा है, 2 दीवार है उसके बीच में पतली सी गली है। इस पतली सी गली से क्या है, जो जानवर हैं वो इजिली एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क में चले जाते हैं, इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस कोई नहीं है। तो क्या है, एनिमल भी प्रोटेक्टेड फील करते हैं, इस वजह से वो इजिली एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और इससे रिवर है, किस रिवर के बैंक पे है, ईस्टर्न बैंक पे है, किसके, रिवर के, मुकुंदरा हिल कहाँ पे है, चंबल नदी के ईस्टर्न बैंक पे ये स्थित है। ठीक है, बस इतना ही, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में करते हैं।